चैप्टर 2 हंटिंग। अक्षत यहाँ के बारे में सब समझ गया था कि यहाँ सिर्फ कल्टीवेटर की ही चलती है, आम इंसान को तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। इसलिए वो एक कल्टीवेटर बनना चाहता है, वो मास्टर यानी कि भूमि की मदद से पावरफुल बन सके। इसके लिए वो भूमि की सारी बातें को मानता था, क्योंकि वो इतना तो जान गया था कि इस दुनिया में अगर किसी की चलती है तो वो सब है कल्टीवेटर की, और उसमें भी पावर पर ऊपर बैठे लोगों की। वो यहाँ कोई बहुत पावरफुल नहीं बनना चाहता था, लेकिन इतना तो बनना चाहता था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए ही वो भूमि से हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि उसे कल्टीवेशन करना सिखा दे। अक्षत नीचे से उठता है, वो काफ़ी तेजी से इस ढलान से नीचे गिरा था, उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, उसको कई जगह चोट भी आई थी। खैर ये चोटें मामूली थी। वो अब एक सांस छोड़ता है, मानो वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बड़बड़ाता है, चल अक्षत, अब से तुझे अकेले ही रहना है, वैसे भी इस दुनिया में तू अकेले ही आया है। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है, जो उसे ऐसी हालत में देखते ही चौंक जाता है। अक्षत उसे देखते ही कहता है, टॉमी तुम तो कमाल के हो, तुमने दरवाज़ा खुलते ही समझ लिया कि मैं आ गया हूँ। ये बुरा भी नहीं था, तुम यहाँ सभी कुछ सीख गए हो। टॉमी को उसे ऐसे देखते देख वो कहता है, अरे मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए मेरी यह हालत है। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहता है, डॉगी वो मास्टर तो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई, उन्होंने जो भी कहा मैंने वो सब किया, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। वो कैसे मुझे ऐसे छोड़कर जा सकती है, मुझे बिना कल्टीवेशन करना सिखाए। ये कहते हुए अक्षत काफ़ी मायूस था, पर टॉमी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अक्षत किस बारे में बात कर रहा है और कौन सी मास्टर। दरअसल भूमि ने ये घर अक्षत को दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो कभी यहाँ नहीं आए और टॉमी तो बाद में आया था। भूमि उससे एक निश्चित स्थान पर मिलती थी जहाँ वो उसे सब कुछ सिखाती थी, इसलिए ही टॉमी को नहीं पता था कि अक्षत किसी के बारे में बात कर रहा है। वैसे अक्षत ने भूमि से पूछा था कि वह कहाँ चली जाती है, लेकिन भूमि ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ रहती है और कहाँ जाती है। अक्षत आगे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे ऐसे ही बिना कुछ बताए चली जाएगी। ये पूरी जगह तो खतरनाक जंगली बीस्टों और कल्टीवेटरों से भरा पड़ा है। इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम शैव कॉन्टिनेंट है और इसमें कई सारे सेक्ट है, छोटे से लेकर कर बड़े सेक्ट। शैव कॉन्टिनेंट ही इस पूरी जगह में था और इसी में एक छोटी सी जगह स्पीति वैली में अक्षत था। ऐसा कह सकते हैं कि शैव कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ के 7 कॉन्टिनेंट को मिला दिया जाए तो इतना बड़ा था, और ये स्पीति वैली नेपाल के जितना बड़ा था। यहाँ लोग जो है वो नीचे मैदान में बसे हुए थे और अक्षत यहाँ पहाड़ियों पर अकेले रहता था। अक्षत को काफ़ी बुरा लग रहा था उसके मास्टर के जाने का सोचकर, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं कल फिर जाऊँगा, शायद मास्टर मुझसे मजाक कर रही हो और मास्टर से कुछ ज़रूर सीखूंगा। इतना कहकर वो टॉमी की तरफ देखने लगता है जो अपना मुंह गिराए हुए था। वो उसको सहलाते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे डॉगी टॉमी, लगता है तुम भूखे हो, मेरा इंतजार करो, अब हम हंटिंग करने चलेंगे। ये सुनते ही टॉमी भाऊं भाऊं करने लगता है और उसे चाटने लगता है। अक्षत कहता है, अरे रुक जाओ, मुझे कई जगह अभी चोट लगी है और मेरे कपड़े भी अभी फटे हुए हैं। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है और तैयार होने लगता है शिकार पर जाने के लिए। इधर ऊपर पहाड़ियों पर एक ईगल का पीछा एक लड़की अपने तलवार पर उड़ते हुए कर रही थी। यहाँ पर किसी तलवार या किसी खजाने के ऊपर होकर उड़ना आम बात है। अक्सर कल्टीवेटर ऐसे ही हवा में उड़ा करते हैं। जो लोग भी मार्शल लेवल 9 या उससे ऊपर के होते हैं, केवल वही लोग बिना किसी खजाने या तलवार के उड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर पाए जाने वाले बीस्ट की ताकत उसी लेवल के इंसानों से थोड़ा ज़्यादा होती है। वैसे ये ईगल बीस्ट मार्शल लेवल 4 के एकदम पीक पर था, यानी मार्शल लेवल 5 से एक कदम दूर, और जो लड़की उसका पीछा कर रही थी वो अभी मार्शल लेवल 4 की शुरुआती स्टेज पर थी। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम बुरे बेस्ट, हमारा स्पीति वैली तलवार सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दरअसल ये लड़की स्पीति वैली तलवार सेक्ट के सेक्ट लीडर की बेटी वामिका शर्मा है। वो ईगल कहता है, तुम्हारा स्पीति वैली तलवार सेक्ट क्या छोड़ेगा, तुम पहले मुझसे तो बचकर दिखाओ। इतना कहते ही वो तुरंत काफ़ी तेजी से अपनी दिशा बदलता है और जोर से आवाज़ करके वामिका पर हमला कर देता है। वामिक उसके ऐसे अचानक से हमला करने पर चौंक जाती है। उसने ये उम्मीद नहीं ली थी कि वो ईगल उस पर ऐसे हमला कर देगा। वो जात से एक दूसरी तलवार निकालकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रही थी, लेकिन उसे देर हो चुकी थी और वामिका उसके अचानक हमले से बच नहीं पाती और उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अब गिरने लगती है। वो मन में सोचने लगती है कि सच में हम जैसों का हवा में लड़ना लिमिटेड हो जाता है इन जैसे हवा में उड़ने वाले बीस्ट की तुलना में। वैसे ये सब ईगल का प्लान था जो कि उसने पूरा भी कर लिया था। वो अब तक वामिका से सिर्फ भाग रहा था, जबकि वो वामिका से ज़्यादा पावरफुल था। वो भागते भागते उसे स्पीति वैली के इन पहाड़ियों पर ले आ गया और इधर वामिका भी कब से उसका पीछा कर रही थी, तो उसे तो यही लग रहा था कि ये ईगल उससे डर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस ईगल ने जैसे ही मौका पाया उसने वामिका पर हमला कर दिया।
अब उसका प्लान जो काम कर गया था, वो अगर इन पहाड़ियों पर वामिका को गिरा देगा तो उससे वामिका काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगी। उसने उसे यहाँ पर लाकर इसलिए ही हमला किया था ताकि वो कम से कम घायल होकर वामिका को ख़त्म कर सके। वामिका अब जब गिर रही थी तो वो सोचती है कि इतनी बुरी मौत मैं मरने जा रही हूँ। सच में ये ईगल तो काफ़ी चालाक निकाला। वो ईगल फिर से एक अटैक की पोजीशन बनाते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे नीचे ज़मीन और मैदान में लड़ूंगा? तुम मुझे इतना मूर्ख समझती हो? चलो अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब मरो। इतना कहकर वो फिर से एक हमला वामिका पर कर देता है और वामिका सीधे जमीन पर गिरती है। वामिका के मुंह से निकलता है कि क्या यही है अपने मार्शल लेवल पीक और शुरुआती लेवल के बीच का अंतर? फिर वो कहती है, मैं जितना अच्छा कर सकती थी मैंने उतना किया, माफ़ करना पिताजी कि मुझे अब यहाँ ऐसे मरना पड़ रहा है, मैं अपने सेट को नहीं बचा पाए। इधर अक्षत एक पत्थर पर खड़ा होकर उस ईगल को देखते ही बोलता है, अरे बाप रे, देखो टॉमी, मैंने एक काफ़ी बड़ा सा बर्ड देखा है। टॉमी, आज तो तुम्हें रोस्टेड बर्ड लेग पीस मिलेगा। इतना कहकर वो तुरंत ही अपना धनुष निकालकर उसे पर तीर चढ़ा लेता है और उस ईगल पर निशाना लगाने लगता है। वो ईगल अक्षत की आवाज़ सुन लेता है। वैसे भी अक्षत ने यह एक्साइटेड होकर काफ़ी जोर की आवाज़ में कहा था। वो इधर अब उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाता है, बर्ड? कैसा बर्ड? मैं आसमान का राजा ईगल हूँ, तुम मुझे बर्ड कह रहे हो? फिर वो गुस्से से कहता है, एक मामूली से इंसान की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें मरना है क्या? तो मरो फिर। इतना कहकर वो तेजी से अक्षत की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। वो कुछ ही दूरी बढ़ पाता है कि तभी उसे अपने सीने में दर्द होने लगता है। जब वो अपने सीने की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। पता नहीं कब एक तीर उसके दिल में घुस चुका था। वो तो उसकी बॉडी पावरफुल थी, नहीं तो वो तीर शायद उसके सीने को छेद करके निकल जाती। वो अब दर्द में था। वो चिल्लाता है, यह नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे और आंखों में बस शौक था। वो इतना ही कह पाता है कि मैं एक मामूली से इंसान के हाथों मारा गया। उसे ये शौक तो लगना ही था, क्योंकि वो एक आकाश का राजा कहे जाने वाला बीस्ट था जिसे अपने आप पर काफ़ी घमंड होता है। तभी तो लोग इन्हें पालतू भी नहीं बना पाते, और वो एक मामूली से इंसान के हाथों मारा गया। अब तो उसके जाति वाले क्या कहेंगे? उसे थूकेंगे, उस पर थूकेंगे। इतना सोचने के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इतने सदमे में जो था। वो ईगल वामिका के बगल में ही गिरा था। वो अब ईगल को देखने लगती है और उस तीर को भी जो उसके सीने में घुसा पड़ा था। उसके मन में बस यही चलता है कि यह किस प्रकार का तीर है, जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो ईगल भी इससे बच नहीं पाया। वैसे ईगल एक ऐसा बीस्ट था जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। उनकी स्पीड ही उनके हमले को और भी खतरनाक बनाती है। वामिका अब तक इस ईगल का पीछा इसलिए ही कर पाई थी क्योंकि वो ईगल जानबूझकर धीमे उड़ रहा था ताकि वो वामिका को अपने पीछे ला सके। तभी उसके तरफ टॉमी दौड़ते हुए आने लगता है, जिसके पीछे से एक आवाज़ आ रही थी, टॉमी टॉमी रुक जाओ, धीरे चलो, कोई और उसे नहीं लेने वाला। वामिका उस कुत्ते को देखते हुए बड़बड़ाती है, क्या इस कुत्ते का नाम टॉमी है? तभी वो उसे ध्यान से देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस कुत्ते से जो एनर्जी बाहर आ रही थी वो समझ गई कि यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है बल्कि मार्शल लेवल 9 के ऊपर का एक बीस्ट है। चैप्टर 3, एक लेवल पार। वामिका सोचती है कि जिस आदमी ने इस जैसे मार्शल लेवल 9 के ऊपर के बीस्ट को पालतू बना रखा है वो कितना पावरफुल होगा। ये सोचते ही वो अपनी पूरी जान लगा देती है खड़ा होने में। लेकिन जैसा कि उस पर ईगल ने हमला किया था उसकी हालत तो ठीक नहीं थी। उसे चोट काफ़ी लगी थी तो उसे दर्द भी हो रहा था। तभी वहां अक्षत आ जाता है जो टॉमी को वहां बैठा देख कहता है, क्या हुआ टॉमी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तभी उसकी नज़र सामने खराब हालत में खड़ी वामिका पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके दिल के तार बजने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल किसी आसमान से उतरी परी की तरह है। वामिका उसे देखकर सोचने लगती है कि मैं इनकी एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ और ना ही इनका कल्टीवेशन लेवल देख पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि इन्होंने उसे छिपा कर रखा है। एक एक्सपर्ट से यही उम्मीद थी। इसी के साथ वो घुटने पर आकर कहती है, सीनियर, मेरी मदद करने के लिए। वो इतना ही कह पाई थी कि उसकी आंखें बंद होने लगती है। वामिका सोचने लगती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखें बंद क्यों हो रजाई हैं? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घायल थी और उसका काफ़ी सारा खून बह चुका था। अक्षत तो उसे अपने सामने घुटने पर आता देख चौंक जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसे देखकर ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। पर वो आगे कुछ और भी सोच पाता कि वो देखता है कि वामिका तो बेहोश हो गई। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। वो उसे उठाने की भी कोशिश करते हुए कहता है, मिस क्या हुआ आपको? पर उसको अपने सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि वामिका बेहोश जो पड़ी थी। वो वामिक के कंडीशन को देखता है और कहता है, इनका तो काफ़ी सारा खून बह गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी देर तक अपने आप को बेहोश होने से रोक रखा था। इसका मतलब ये जरूर कोई कल्टीवेटर होगी क्योंकि ऐसा सिर्फ वही लोग कर पाते हैं। अक्षत अब भूमिका को उठाकर अपने घर की ओर चलने लगता है और टॉमी को वो कह देता है कि वो उस ईगल को लेकर आए।
टॉमी उसकी बातें सुनकर भाऊं भाऊं करता है और उस ईगल के पंजे को अपने जबड़े में भरकर खींचते हुए अक्षत के पीछे पीछे चलने लगता है। वैसे वो ईगल काफ़ी बड़ा था, करीब 1 मीटर का, और काफ़ी भारी भी था। वैसे जब ये पैदा होते हैं तब यह ऐसे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे यह अपने लेवल को बढ़ाते हैं तो इनकी साइज और स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है और साथ में इनकी बुद्धि भी बढ़ने लगती है। ये और भी चालक और खतरनाक, घमंडी होते जाते हैं। शायद तभी इनसे लड़ना आसान नहीं होता है। अक्षत भूमिका को लाकर बेड पर लेटा देता है और फिर वो कुछ जड़ी बूटियां को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर भूमिका के घाव पर लगाने लगता है, पर यह करने के लिए उसने काफ़ी हिम्मत जुटाई थी। दरअसल उस ईगल ने भूमिका के पेट पर हमला किया था और वहां वो जड़ी बूटियां वाला पेस्ट लगाने में अक्षत को शर्मा रही थी। आज तक उसने किसी लड़की को छुआ नहीं था, शायद इसलिए, या कहे कि अपनी मां के अलावा किसी लड़की को नहीं छुआ था। वो बेचारा अपनी दुनिया में भी सिंगल ही था, जबकि उसके कई फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और वो इस दुनिया में भी अभी तक सिंगल ही है। उसने उसको कुछ जड़ी बूटियां का रस वामिका के मुंह में भी डाल दिया, जिससे कि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। सब काम खत्म करने के बाद वो बड़बड़ता है, अब सब इनके ऊपर है कि इन्हें कब होश आता है। मैंने तो सब अपनी तरफ से कर ही दिया है। वामिका के घाव अब काफ़ी तेजी से भर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो 2 घंटे में उसके सारे घाव भर जाएंगे। अक्षत कहता है, हालांकि मैंने मेडिसिन में मास्टरी तो की है, लेकिन वो सिर्फ मामूली इंसानों के लिए ही था। कल्टीवेटरों का तो पता नहीं कि इन पर यह कैसे काम करेगा। अगर मैं भी कल्टीवेशन कर सकता तो शायद बात कुछ और होती। ये कहते हुए वो अपना हाथ देखने लगता है, उसके चेहरे पर थोड़ा उदासी भी आ जाती है। तभी वो बड़बड़ाने लगता है, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन सच में ऐसे आसमान में उड़ना कितना मज़ेदार होता होगा। तभी उसे कुछ बाहर से टकराने की आवाज़ आती है, तो उसे याद आता है कि उसका डॉगी टॉमी तो अभी बाहर ही मस्ती कर रहा है उस ईगल के बॉडी के साथ। इसलिए वो बाहर चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद वामिका को होश आता है। वो उठकर बैठ जाती है। वो उठकर अपने आसपास हैरानी से देखने लगती है और बड़बड़ाती है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? तभी उसे अपने चोटों का याद आता है और जब वो उस तरफ देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी से अपने हाथों और उन घावों को देखने लगती है। वो इन्हें छूती भी है ताकि यह कंफर्म कर सके कि वो जो देख रही है वह सच है। वो बड़बड़ाती है, अगर समय की बात की जाए तो मुझे बेहोश हुए करीब 2 घंटे से 2:30 घंटे हो चुके हैं। क्योंकि वो एक कल्टीवेटर थी तो वो अपने आसपास के माहौल और नेचर को देखकर समय का अंदाजा लगा सकती थी। वो आगे कहती है, मेरे चोट पूरा ठीक हो चुके हैं, इनमें तो उसके निशान तक नहीं है। ये किस प्रकार की मेडिसिन है जो इतनी तेज रिकवरी करती है? उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले वो एक 19-20 साल के लड़के से मिली थी और उसके पास एक मार्शल लेवल 9 से ऊपर का 20 था। वो कहती है, वो लड़का नहीं, सीनियर जरूर एक योगी होंगे जो यहाँ इस जंगल में अकेले रह रहे होंगे। योगी उन कल्टीवेटरों को कहा जाता है जो अपने कल्टीवेशन और अपनी समझ बढ़ाने के लिए अक्सर अकेले रहकर उनका अभ्यास करते रहते हैं और अपनी कल्टीवेशन और समझ बढ़ते रहते हैं। ये लोग संसार के अन्य लोगों से अपने आप को अलग रखे रहते हैं और बस अपने आप पर ही फोकस किए रहते हैं। तभी भूमिका का ध्यान अपने लेटे हुए बेड पर जाता है और वो उस पर लेटे लेटे ही घूमने लगती है, बिल्कुल किसी सांप की तरह, और खुश होते हुए कहती, अरे ये बेड कितना मुलायम और आरामदायक है। तभी उसकी नज़र उस कंबल के सिले गए पैटर्न पर जाती है तो वो तो इसे देखकर बड़बड़ाती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे सिला नहीं गया है, बल्कि इस पर तो एक आर्ट की गई है और इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वामिका का ध्यान कमरे में टांगे गए पेंटिंग पर जाता है और वो बड़बड़ाती है, ये किस प्रकार की पेंटिंग है? वो कुछ इससे आगे भी बोल पाती कि उसकी चेतना उस पेंटिंग के अंदर खींची चली जाती है और जब वो अपने आप को देखती हैं तो वो अपने आप को उस पेंटिंग के अंदर पाती है। उस पेंटिंग के अंदर मानो एक अलग ही दुनिया बसी हो। वहाँ झरने से पानी गिर रहा था और पक्षी चहचहा रही थी। ये सब वामिका अपनी आंखों से देख रही थी और वो झरने से पानी गिरने की आवाज़ भी सुन सकती थी। वो बड़बड़ाती है, क्या यह इस पेंटिंग की दुनिया है? आखिर यह पेंटिंग है किस लेवल की जिसमें एक अलग सारी दुनिया बसी पड़ी है? वैसे उस पेंटिंग में वामिका की सिर्फ चेतना ही गई थी। उसकी बॉडी बाहर ही बेड पर बैठी हुई ध्यान की मुद्रा में थी और उसका शरीर आसपास की हवा में फैली एनर्जी को काफ़ी तेजी से सोख रही थी। वामिका की चेतना अभी भी उस पेंटिंग में ही थी। वो अब सामने हवा में तैर रहे शब्दों को देखने लगती है जो वहाँ हवा में ही एक अलग सी आभा मंडल बिखेर रहे थे। वो अब उन्हें पढ़ने लगती है, तुम निराश न हो। क्या तुमने ये देखा कि कैसे ये नेचर तुम्हारी स्वागत कर रही है? ये झरने, ये पेड़, ये पक्षी सभी बस तुम्हारा ही स्वागत कर रहे हैं। अब तुम इन्हें अपने आप में महसूस करो और छोड़ दो यह निराशा और अपने अंदर की एनर्जी को ऐसे ही खुले में बहने दो जब तक वो उस रुकावट के द्वार को तोड़ न दे। इतना पढ़ते ही वामिका का लेवल बढ़ने लगता है। वह बढ़ते बढ़ते मार्शल लेवल 4 के पीक पर और एक झटके के साथ ही वो मार्शल लेवल 5 पर पहुंच जाती है और इसी के साथ उसकी चेतना वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। वो अब अपनी आंखें खोल लेती है और अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखने लगती है। वो सच में मार्शल लेवल 5 की शुरुआती स्टेज पर पहुंच चुकी है। वो यह पावर और बदलाव अपने शरीर में महसूस कर सकती थी।
उसे तो अभी तक यही यकीन नहीं हो रहा था कि यह पेंटिंग इस लेवल पर है कि उसके अंदर एक छोटी सी अलग ही दुनिया है, उसमें बने सभी कैरेक्टर जिंदा है। और तभी उसे एक और झटका लगा कि मात्रा कुछ शब्द पढ़ने से ही उसका मार्शल लेवल एक लेवल से बढ़ गया, जिसे बढ़ाने में शायद अभी उसे काफ़ी समय लगता। लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्दों के पढ़ने से ही हो गया था, तो ये हैरानी वाली बात तो थी। वामिका का सोचने लगती है कि आखिर ये सीनियर है कौन, जिनकी पेंटिंग भी एक कीमती खजाने से कम नहीं है। तभी वहां अक्षत आ जाता है। वो वामिका को बैठे देख कहता है, ओ तो मिस आप उठ गई, चलिए अच्छी बात है। वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, फिर मैंने आपका इलाज तो कर दिया है, पर मुझे नहीं पता कि वो सारी मेडिसिन आप पर काम करेगी भी कि नहीं। वामिका तो पहले ही अक्षत से काफ़ी हैरान थी, उसने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि आखिर आप आए कहाँ से हैं, आप हैं कौन। अक्षत एक बार के लिए उसका ये सवाल सुनकर चुप पड़ जाता है, फिर कहता है, शायद तुमने उसके बारे में सुना होगा। उस जगह का नाम पृथ्वी है।